वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स चीट कोड्स थ्रू लव लैंग्वेज। इस सीरीज के अंदर हम सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स जो यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो मैंने लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज को देख के और रिसेंट ट्रेंड्स के बेस्ड पे चीट कोड्स को अपडेट करके एक कोडिफाई जो सीरीज बनाई है, ये पूरी सीरीज अपडेटेड बनाई है। इस सब में आपका स्वागत है। बिफोर आई स्टार्ट दिस सीरीज आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ यू कि यार नॉलेज इज द सुप्रीम। ये ऑलरेडी मैंने बार बार अपनी बात में कहा है कि यार जैसे मैंने अपनी 80-20 सीरीज में पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर एंड ज्योग्राफी के अंदर इसमें मैंने भर भर के नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक की बात की है। अब समय आता है, मैं कृष्ण को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिलीव करता हूं, कृष्ण की फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है कि यार ये कलयुग है। कलयुग के अंदर सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, यहाँ साम दान दंड भेद कलयुग के अंदर सब तरीके से हमें चीजें लगानी पड़ेगी। और ऐसा ही है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसके अंदर सिर्फ हम जो है वो ज्ञान नॉलेज से यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। हमें कुछ ऐसे चीट कोड्स, ऐसे ब्रह्मास्त्र जो है वो हमारे हाथ में होने चाहिए, और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए ये चीट कोड्स लेके आया हूं। अब सवाल उठता है कि यार ये लव लैंग्वेज के अंदर क्यों? सीधा भी सिंपल समझाया जा सकता था। तो एक बड़ी प्रॉब्लम मेजोरिटी जो चीट कोड्स लगाते हैं उन स्टूडेंट्स में मैंने आइडेंटिफाई की है कि उनको चीट कोड्स याद ही नहीं आते, क्वेश्चन देखते हैं तो भूल जाते हैं। तो अगर मतलब इसका यह है कि चीट कोड्स को रिलेटेबल लैंग्वेज में आपको समझाना पड़ेगा। अगर रिलेटेबल लैंग्वेज में आपको समझाया तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में इंटरनलाइज हो जाएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो क्लिक हो जाएंगे यार कि इसमें ये वाला चीट कोड है, इसमें यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है क्वेश्चन एग्जामिनर ने अपना माइंडसेट लगाया है। तो यार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, ये चीट कोड्स दोनों को अगर आप एक साथ मिलाकर प्रीलिम्स में जाते हैं तो प्रीलिम्स नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यार शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 1, ठीक है? और आगे धीरे धीरे सारे एपिसोड्स बहुत क्रिस्प होने वाले हैं। सो एपिसोड 1 में आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चीट कोड। देखिए, हम पूरे प्लेलिस्ट को रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स में देखेंगे। रेड फ्लैग्स मतलब वो ऐसे फ्लैग्स, ऐसे रेड फ्लैग्स जैसे रिलेशनशिप के अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं कि यार ये सब कुछ अगर नहीं हो तो हमें रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, हमें किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। वैसे ही अगर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है, कुछ ऐसे टर्म्स है, अगर उन रेड फ्लैग्स को समझा जाए तो वो जनरली स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले 3-4 एपिसोड्स के अंदर सारे रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देन हम ग्रीन फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज जो है एपिसोड 1 में हम एक मेजर रेड फ्लैग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो दिस इज आवर फर्स्ट लव मैनुअल। देखो ध्यान से समझो यार, इन अ रिलेशनशिप इफ योर पार्टनर सेज, एक रिलेशनशिप में आपका पार्टनर अगर आपसे ये कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ठीक है? इट साउंड्स कंफर्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, बट ऑल्सो अनरियलिस्टिक। ऐसा तो कभी नहीं होता, बिकॉज बुद्धा क्या कहते हैं? नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, ना कोई कह सकते हैं कि प्यार, ना कोई प्रेम, ना कोई दुख, ना कोई सुख, ठीक है? कुछ भी ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तो कहना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया, अनरियलिस्टिक नहीं हो गया? बिकॉज द ट्रूथ इज द लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, पीपल चेंज, सिचुएशंस चेंज, ठीक है? कभी कभी समय बदल जाता है, कभी सिचुएशन चेंज होती है। सो व्हेन समवन स्पीक्स इन एक्सट्रीम्स लाइक ऑलवेज, नेवर, इट्स नॉट मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी नहीं है, इट्स ऑफन ओवर प्रोमिसिंग और इमोशनल एग्जेजरेशन। सो हम यहां से क्या सीखते हैं? जो काम नहीं है वो रियल नहीं होता। सेम ऐसा ही कुछ जो है वो यूपीएससी के स्टेटमेंट्स के साथ है। यूपीएससी स्टेटमेंट्स दैट यूजेस वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑल, नेवर, नन, नो, नो नॉट एट ऑल, कैन नॉट, ओनली, कंप्लीटली, एंटायरली, एंटायर, mandatory, single-handedly, impossible, unlimited, enormously, any, anywhere, everywhere are like that over promising partner। जैसे वो एक पार्टनर ओवर प्रोमिसिंग कर रहा है, वैसे ही ये कुछ स्टेटमेंट्स, ये कुछ वर्ड्स जो है वो ओवर प्रोमिसिंग लग रहे हैं। दे साउंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं, बट दे इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी। सो अनबैलेंस्ड वर्ड्स आर सस्पिशियस। लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लाइफ कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, लाइफ कभी एक्सट्रीम्स में नहीं होती। वैसे ही यूपीएससी के स्टेटमेंट्स जो एक्सट्रीम्स के अंदर अगर उनकी लैंग्वेज हो तो वो जनरली रॉन्ग होते हैं। वो एक मेजर रेड फ्लैग होता है जैसे रिलेशनशिप में होता है। सो 2025 के कुछ क्वेश्चंस पे ये ट्राई करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 42 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ठीक है? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज can do automated auto hovering, ठीक है? Can do automated hovering. All types of UAVs can use battery only as a source of
पावर सप्लाई। अब देखिए इन सब के अंदर ऑल एंड ऑल का यूज किया गया है। मतलब क्या सारे यूएवीज ऐसा होगा कि जो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? क्या सभी ऑटोमेटेड होवरिंग हो सकता है? अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है 0.000000001% वाला, जो मैंने अपनी 80-20 सीरीज के अंदर बार बार बोला है। मैं बोलता हूं उसके अंदर कि यार 0.0001% भी अगर पॉसिबिलिटी, कोई एक ऐसा आपका यूएवी निकल गया जिसमें वर्टिकल लैंडिंग जो है वो ना हो, ऐसा कोई हो जिसमें ऑटोमेटेड होवरिंग ना हो, कुछ भी हो सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों स्टेटमेंट एक्सट्रीम्स है, ये तीनों ही रॉन्ग होंगे। सो आंसर इज नन। ठीक है, आई होप आपको ये चीट कोड समझ आया होगा। नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे हम एक ट्राई करके देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report। ठीक है, अब यहां पे कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया सभी ऑल लिस्टेड कंपनीज के अंदर। अब यहां पे एक्चुअली में फैक्ट क्या है कि ये टॉप 1000 कंपनीज के ऊपर था, टॉप 1000 कंपनी। और दूसरा यहां पे जो इशू है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेबी होगा। ठीक है, ये हम एक अलग चीट कोड के अंदर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ऑल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऑल भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे सेबी ने भी टॉप 1000 कंपनीज की बात की गई है कि उनको ये सबमिट करनी है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन अ रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो हाँ ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है तो वो तो नॉन फाइनेंशियल ही इन नेचर ही होगी। तो ये एक आप कह सकते हो कि पेरिफेरल नॉलेज या फिर आपका जो कॉमन सेंस है उससे सेकंड स्टेटमेंट को हम सही करके टू ओनली तक इस आंसर में पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन को देखें, इंडिया, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स ऑफ फॉर वेरी लार्ज पोर्शन। ध्यान से इस बात को समझना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन इंडिया फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन। ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये ऑल इक्विटी ऑप्शन है, ये सारे के सारे इक्विटी ऑप्शंस है, ठीक है, जितने भी है ये सारे हैं, उसमें से एक लार्ज पोर्शन की बात हो रहा है। लार्ज इतना भी हो सकता है, ठीक है, मैं इतना लार्ज पोर्शन मान रहा हूं कि ये लार्ज पोर्शन है, ठीक है, ये लार्ज पोर्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। अब यहां से हम गलती क्या करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप जैसे ही ऑल देखेंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन आपको सिर्फ ऑल नहीं देखना, ऑल के पीछे की लैंग्वेज को भी समझना है, बिकॉज यूपीएससी भी अब स्मार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि ऑल देखा और आपने कट कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, ये लाइन जो है इसको फिर से समझो। वो कह रहा है कि जितने ऑल इक्विटी ऑप्शंस थे उसका एक लार्ज ऑप्शन। तो बात समझ आ रही है, ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑल में से वो एक लार्ज पोर्शन की बात कर रहा है, इस बात को समझिए। तो यहां पे जो ऑल है, ये ऑल इन सब ऑल से अलग है, ये इन सब ऑल से डिफरेंट है, बिकॉज ये ऑल एक्सट्रीमिटी की और तरफ से नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है। इस बात को आप समझिए, आई होप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग्स एट दी सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मान लो कि जैसे स्टॉक मार्केट होता है, उसमें कभी मार्केट बहुत डाउन चलता है, कभी बहुत अचानक हाई होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। तो वो कह रहा है कि एट कोई सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक सेकंड के लिए भी ये सिचुएशन हो सकती है कि हांगकांग से भी हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट ज्यादा जो है वो हाई चला गया। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, ये बात बिल्कुल सही है। इवन ओवरटेकिंग, कभी तो हमने ओवरटेक भी कर दिया हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर से इसने यू टर्न लेके स्टेटमेंट को जनरल की तरफ ले गया। ठीक है, थर्ड बात को समझिए, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn the small investor about the risk of the option trading or act as an unregistered financial advisor in this regard। कह रहा है कि नो रेगुलेटरी बॉडी, ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, तो नो इज ए एक्सट्रीम। ये अगर एक्सट्रीम है तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, आंसर होगा 1 and 2। आई होप आपको ये ऑल समझ आया होगा। हमें इतना स्मार्ट तरीके से चीट कोड को समझना है, अंधाधुंध सिर्फ ऑल देख के हटाना नहीं है। इसीलिए मैं ये सीरीज जो है इसके अंदर एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करूंगा। मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे पिक करके ला दूं और कह दूं देखो जो सब में लग रहा है। अरे जहां पे नहीं लग रहा वो भी मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो भी बताऊं कि कहां पे नहीं लग रहा और कहां पे हमें बचना है ऐसे चीट कोड्स के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द वाटर ऑन रॉक, ये देखिए ऑन द रॉक, ठीक है,
chalk is a known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. देखिए थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन का अगर आपको रूल पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें जनरली क्या हमेशा सही होता है until unless कि ऑप्शन में कुछ चेंज हो जाए. अगर ये ऑप्शन यही सेम रहते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही ही होता है. तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे वेयर एज आ गया या हम कोई और चीट कोड यहाँ पे लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगाना. चुपचाप ध्यान से इसको बस आपको टिक करते हुए चलना है और फिर इसको और इसको इसके सेंस के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो समझना होता है. अब देखिए चॉक इज अ पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, अब चॉक का क्या होता है, क्ले का क्या होता है, 80-20 सीरीज में ज्योग्राफी में एक एक को बहुत अच्छे तरीके से परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया. तो नॉलेज से तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है, लेकिन चीट कोड से करना हो तो वो देखिए कैसे कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, मतलब कोई भी हालत में पोरस नहीं है. अब ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये बहुत एक्सट्रीम है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. अब ऐसा एक ही स्टेटमेंट है जहां पे ये बात की गई हो कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, जैसे ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक गलत है. अब यहां पे ये हो सकता है कि नाइदर 2 एंड नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो अगर आप ये भी कह दो कि भाई ये भी गलत है तो यहां पे आपकी नॉलेज लगेगी कि चॉक इज अ पोरस एंड हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर. ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि चॉक इज अ नोन टू वेरी परमिएबल, तो परमिएबल है तो पोरस भी हो सकता है. कोई बहुत बड़ी बात, मतलब चॉक तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि यार उसमें पानी अब्सॉर्ब तो हो ही सकता है, पोरोसिटी तो हो सकती है. तो ये स्टेटमेंट नॉलेज से सही होगा. इसलिए कहता हूं कि नॉलेज प्लस चीट कोड्स दोनों मिलाकर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ चीट कोड के भरोसे नहीं होगा, काम नहीं चलेगा. सो आपने अगर जैसे ही इसको एलिमिनेट किया और इसको आपने सही माना और ये ऑलरेडी सही है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये देखिए ये क्वेश्चन पॉलिटी का है. ठीक है, अभी हम एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं पॉलिटी के बारे में एक आपको फैक्ट बताने वाला हूं. ठीक है, बट यहां पे देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, इसमें करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो कह रहा है कि पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के अंदर, ऑल स्टेट्स. ठीक है, टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन अ एज ऑफ 30 ईयर्स. ठीक है, तो यहां ईयर्स में गड़बड़ की है, ये नॉलेज से हमें पता होगा कि 21 ईयर्स है. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एंड ड्यूटीज लेवल. ठीक है, पंचायत है इंटरमीडिएट लेवल, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ पे गवर्नर होता है और थ्रू फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये चीज जो है वो रिकमेंडेशन डिटरमाइन करता है. तो ये दोनों फैक्ट्स हमें नॉलेज से पता होगा. बट अगर हमें इस फैक्ट को एलिमिनेट करना हो तो हमें ये ऑल वाली जो यहाँ पे हमने देखा कि ऑल स्टेट में ऐसा है, वो नहीं है. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया 80-20 में. ठीक है, तो अगर ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर होगा 1, 2 and 3. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का आईआर का आप क्वेश्चन कह सकते हो. ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स का भी मान सकते हो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली. ठीक है, आप ध्यान से देखिए इस लिस्ट के अंदर सिंगल हैंडेडली को, ये मैंने नया अभी अभी ये नया मार्केट के अंदर आया है सिंगल हैंडेडली. ठीक है, ये मार्केट में नया नया आया है सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी. मतलब यही है एक ऐसा IBRD. ठीक है, जो मतलब वर्ल्ड बैंक का एक कह सकते हो कि एक पार्ट है. ठीक है, 5 आप कह सकते हो ऑर्गन्स कह सकते हो या आर्म्स कह सकते हो, उसमें से एक आर्म जो है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है. ये सिंगल हैंडेडली मतलब पूरे वर्ल्ड में इसी को सारी पॉवर्टी हटानी है और कोई पॉवर्टी पे काम ही नहीं कर रहा. ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है. तो सेकंड को आप जैसे ही कट करेंगे, ठीक है, सेकंड को जैसे ही आप कट करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन सी. ठीक है, थर्ड को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. बात समझ आ रही है? सो इस तरीके से लैंग्वेज को बहुत काम तरीके से एक एक समझना है. देखिए ये हिस्ट्री पे लगा के देख लेते हैं. देयर आर नो पैरेबल्स इन दी उपनिषद. भैया हिस्ट्री के अंदर ऐसी बात कहना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. अरे उपनिषद है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई एक भी अगर पैराबल मिल गया तो फिर समझ रहे हो मेरी बात. नो पैराबल्स इन द उपनिषद, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. उपनिषद्स आर कंपोज्ड अर्लियर देन दी पुरानास, ये नॉलेज से होगा. अब आपको अगर हिस्ट्री में टाइमलाइन पता हो तो पुराण पहले आए कि उपनिषद पहले आए, जो भी XYZ, तो अगर आप इसको नॉलेज यहां पे अगर यूज करोगे तो आपका आंसर 2 ओनली हो जाएगा. मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं हर क्वेश्चन के अंदर मैं चीट कोड्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा. अब ध्यान से समझिए, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा. मैं क्या कह रहा हूं कि हमें नॉलेज प्लस चीट कोड्स, हमें नॉलेज प्लस चीट कोड्स को दोनों को साथ में लेकर वो जो कृष्ण की जो फिलॉसफी है उस पे चलना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए मार्सुपियल्स, चलो एनवायरमेंट पे देख लेते हैं. आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नेचुरली फाउंड नहीं है. ठीक है,
marsupials can thrive only in montane grassland with no predators. नो प्रिडेटर एंड ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड. ठीक है, दोनों ही एक्सट्रीम है, दोनों ही एक्सट्रीम है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बात समझ आ रही है? तो प्लीज इस बात को समझिए. ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर देख लो. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर. उनमें से कोई भी सी वाटर यूज ही नहीं कर रहा. नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट. अरे भाई, कैसे मान लूं अगर एक भी कोई वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मान लो इतने सारे कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है, और मोस्टली कहां है? छोटा नागपुर प्लेटू में. छोटा नागपुर प्लेटू अगर आपको पता हो तो हमारे मतलब इंडिया का एक वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली. ठीक है, तो वहां पे अगर एक भी कोई वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां पे नहीं हो, मतलब जहां पे आपने देखा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे आपकी वाटर स्कैरिसिटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. तो यार कोई भी एक वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है. नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. उनमें से कोई एक प्राइवेटली ओन्ड ही नहीं है, सब गवर्नमेंट ने कर रखा है. अरे अब आजादी को 75 साल हो गए, अब तो एटॉमिक एनर्जी को भी हमने प्राइवेटाइज कर दिया है यार. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को हमने अब प्राइवेटाइज कर दिया है, तो ये कोल तो चीज ही क्या है. बात समझ आ रही है? सो आंसर होगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, नन, इनमें से कोई भी सही नहीं है. बात समझ आ रही है? ये देखिए, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम. मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया. एंटायर, पूरे ही कोस्टल के अंदर. हो सकता है मान लो इतने से पार्ट के अंदर नहीं हो और इतने वाले के अंदर हो, तो एंटायर तो गलत हो गया ना. बात समझ आ रही है? सो एक्सट्रीम है, हटाओ इसको, 3 को हटाइए. आंसर इज 1 2 4. बात समझ आ रही है? अब देखिए, ये भी आपका स्टेटमेंट एक्सट्रीम है. ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट. इंडियन बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज. ठीक है, अब आप समझिए कि यार ये एटॉमिक है. ठीक है, और इस सेंस में अगर बात करें 2022 के सेंस में बात करें तो यस, बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट. अब इन दोनों के अंदर एक्सट्रीम में ये आपको एक्सट्रीम देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट वाइज, नॉलेज वाइज आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी और इस टाइप के जो मिनरल्स है उनमें गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो अपना पूरा कंट्रोल रखती है. ठीक है, तो फिर इन दोनों के सेंस में आप 3 को गलत ज्यादा मानेंगे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ओवरलैपिंग चीट कोड्स भी होंगे. अब देखिए, ये फिर पॉलिटी का क्वेश्चन विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये 2022 का क्वेश्चन है. एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ ड्यूटी स्पीकर shall be held on such date as the speaker may fix. ठीक है, ऐसा कोई रूल्स में लिखा हुआ है कि द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, द स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट, द स्पीकर मे फिक्स. ठीक है, सही लग रहा है. देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी, तो मैंडेटरी होते ही कट कर सकते हो आप. ठीक है, द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अप्लाई लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग. बात समझ आ रही है? नो अप्लाई अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग, कोई भी नहीं, तो ये भी एक्सट्रीम है. ठीक है, उसके बाद द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कि मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए, हमने क्या किया कि ये वाला सेकंड वाला कट करते हैं. सेकंड कट किया. ठीक है, 3 अपने आप सही हो गया. अब हमें 1 एंड 4 में देखना है कि सही क्या होगा. 1 में कह रहा है कि एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी शैल बी हेल्ड ऑन सच डे द स्पीकर मे फिक्स. स्पीकर मे फिक्स, यस स्पीकर. 1 एंड 3. बात समझ आ रही है? ठीक है, 1 एंड 3 यहां पे आपका आंसर हो गया. 4th भी गलत है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने आप एलिमिनेट होंगे जब हम इस तरीके से करेंगे. अब देखिए, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, the procurement of at a minimum support price MSP is unlimited in any state and UTs of India. देखो 3 वर्ड, एक तो यहां पे all, यहां पे any और यहां पे unlimited, ये तीनों वर्ड ही मतलब एक्सट्रीमनेस की ओर है. तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? ये तो गलत होगा. ठीक है, मैं नॉलेज पार्ट की बात नहीं कर रहा. नॉलेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपनी 80-20 सीरीज में, तो वो पार्ट नहीं कर रहा. ठीक है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं लैंग्वेज की. आप लैंग्वेज समझिए. इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस the MSP is fixed in any state and UT at a level to which market price will never rise. मतलब क्या कह रहा है? MSP का अगर आपको नॉलेज से कॉन्सेप्ट पता हो तो फ्लोर प्राइस होता है. ठीक है, फ्लोर प्राइस मतलब जो बेस प्राइस होता है. अब कह रहा है कि इस बेस प्राइस से ऊपर कभी मार्केट प्राइस हो ही नहीं सकता. अरे भाई, ये तो बेस प्राइस है ना,
एमएसपी इज अ फ्लोर प्राइस, इज अ बेस प्राइस, तो मार्केट प्राइस कभी भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कई बार ऐसे जो है डिमांड ज्यादा होती है जब सप्लाई कम हो, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, मार्केट में अगर कोई चीज की सीरियल्स की पल्सेस की कमी हो गई तो हो सकता है एमएसपी से ज्यादा मार्केट प्राइस हो जाए, ये हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर इज नीदर वन एंड नॉट टू। फिर देखिए विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क एनवायरमेंट का क्वेश्चन, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देखते हैं, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, कोई ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, अरे भाई एक मिल गया तो, एक बंदा घूमता फिरता आपको कहीं देखने को मिल गया तो, बात समझ रही है, नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्ट, तो नो को जैसे ही हटाओगे सेकंड को हटाओगे, आंसर इज 1 एंड 3, ये 2020 का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन और देखिए, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैंडेटरी है रामसर कन्वेंशन, गलत, 3 अपने आप सही है, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, टाइम बचेगा ऐसे। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, अब यहां पे क्या काम आएगी, नॉलेज, देखो 50-50 में चीट कोड्स ने हेल्प कर दिया, 50-50 तक लेके आ गया, लेकिन यहां पे आपकी नॉलेज काम आएगी, नॉलेज क्या कहेगी कि जब भी वेटलैंड के रूल्स है, ये कंजर्वेशन रूल्स होते हैं, ये रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशन नहीं, ये हमारे एक्ट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू जो है वो हमने बनाए, बात समझ आ रही है, तो ये आपका जो है वो गलत होगा, तो आंसर इज 3 ओनली, ठीक है। एज पर द लॉ द कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, हो सकता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, अब ये अच्छा लग रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन ही तो कह रहे हैं, बट मैंडेटरी कर दिया ना, पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, मतलब जबरदस्ती घर से उठा उठा के लेके आओ, उनको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कराओ, कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016, ये सब ओवर प्रोमिसिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या, जैसे रिलेशनशिप में ओवर प्रोमिसिंग, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चांद ला दूंगा, सितारे ला दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, रॉन्ग, आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक्सट्रीम्स कहां सही हो सकती है, आप इस बात को समझिए, एक्सट्रीम्स वहां पे सही हो सकती है जो कोडिफाई हो कोई चीज, ठीक है, अगर कोई कोडिफाइड है चीज, इसका मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा मतलब कोडिफिकेशन कह सकते हैं जिसमें कोडिफाइड है, लिखा हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये एक्सट्रीम्स के अंदर कभी भी अगर आपकी नॉलेज कह रही हो कि यार ये एक्सट्रीम सही भी है, मतलब वो नहीं बोलते सर्फ एक्सेल ये दाग अच्छे हैं, मतलब आपको ऐसा महसूस हो कि यार ये दाग अच्छे हैं, मतलब नॉलेज आपकी ये कह रही हो कि यार ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सट्रीम है लेकिन ये एक्सट्रीम भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये दाग अच्छे हैं, अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो ना, तो वो एक एक्सेप्शन आप कर सकते हो, मतलब वहां पे आप अपनी नॉलेज को यूज कीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखो तो वहां पे लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे कुछ चीजें मैंडेटरी भी हो सकती है, वहां पे कुछ चीजें एक्सट्रीम भी हो सकती है, ठीक है, वहां पे मतलब ये सोच के नहीं कि यार बहुत अच्छी अच्छी लगनी चाहिए, लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब काइंड ऑफ वहां पे ये चीज जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शन हो सकते हैं। और दूसरी जगह एक्सेप्शन आपका नॉलेज अगर 100% नॉलेज अगर ये कह रहा हो कि ये कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है, मतलब ये चीज मैंडेटरी या मतलब कोई भी एक्सट्रीम वर्ड है, बट वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, मैंने पढ़ा है और कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, तो आप उनको अपनी नॉलेज से सही मानेंगे, बात समझ आ रही है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां पे करके दिखाता हूं तो आपको शायद और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये एक स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, दिस स्कीम गारंटी कर रही है अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस टू वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, बात समझ आ रही है। अब देखिए मैं आपको इसमें एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एनी के कारण गलत नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है मैं मान रहा हूं, ठीक है, इसमें एनी है, बट ये एनी से गलत नहीं है, पता है आपको, ये गलत है इस 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर से, ठीक है, ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है, मान ली बात, लेकिन ये एनी से गलत नहीं है, ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज समझनी है, इससे हमें ये भी सीखना है कि कहां पे ये चीज सही हो भी सकती है कि यार इतना बड़ी चीज है, कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में तो ये चीज हो सकती है, बट अगर यहाँ पे डेटा सही दिया होता तो
पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर नहीं है, वो आपको यहां से सुरक्षित मातृत्व अभियान से कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा कि मातृत्व अभियान है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले का यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी हो सकती है। 6 महीने प्रेगनेंसी के बाद तक की चीजें हेल्थ केयर सर्विस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सट्रीम लग रहा है। ठीक है, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, ये तो सही है, टू ओनली। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। अब देखो यहां पे कह दो कि एनी है, काट दो, नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डिनेंस तो कोई भी अमेंड कर सकता है, कोई भी सेंट्रल एक्ट को कर सकता है, बिकॉज ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो सेम लेजिस्लेटिव पावर है जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ मेकिंग की। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीच अ फंडामेंटल राइट। अब देखिए ये लग बहुत सिंपल रहा है, कैन, यहां एब्रीच कर सकता है, बट ये सही है, ये गलत है कि ऑर्डिनेंस कैन एब्रीच नहीं, फंडामेंटल राइट एब्रीच नहीं कर सकते, ऐसे कैसे कोई एब्रीच कर देगा। ठीक है, एन ऑर्डिनेंस कैन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट, ये सही है। तो आप समझ पा रहे हो, जो एक्सट्रीम लग रहा है वो भी सही हो सकता है, और जो एक्सट्रीम नहीं लग रहा वो भी गलत हो सकता है। बात समझ आ रही है? सो आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट पूछा है 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, यहां पे देखिए, अब देखिए, विदाउट द एटमोस्फियर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब ये कितना एक्सट्रीम लग रहा है कि विदाउट, अगर एटमोस्फेयर नहीं होगा तो वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। बट ये बात सही है ना, ये तो यही तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटमोस्फेयर है। मैंने आपको ये ज्योग्राफी में समझाया है कि एटमोस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट, और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो -120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा। बट ये दिख रहा है एक्सट्रीम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एटमोस्फेयर का कॉन्सेप्ट से है। तो विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ये स्टेटमेंट सही है। Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet average temperature. Yes, atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट सही, आंसर इज 1, 2 and 3। बात समझ आ रही है? सो इन चीजों को समझिए कि कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और पॉलिटी के अंदर और कोई भी लॉ हो जहां पे एक्सट्रीम हो सकता है, उनको आप सही मान सकते हो, नहीं तो आप जो है इस तरीके से चलिए। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, और ऐसे कितने सारे क्वेश्चन थे, मेरे को तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ा कि यार मैं लगभग सब सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन कुछ कुछ दिखा सकूं। ठीक है, मैं तो ऐसे सेलेक्ट कर रहा था, इससे देखिए मतलब आपको समझ आ जाए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई उसको यूज कीजिए, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है ज्यादा ज्यादा आप जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, बट कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लव लैंग्वेज के अंदर चीट कोड्स समझेंगे एपिसोड 2 में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।